हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एंड बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लास्ट चैप्टर के बारे में, जो है मौर्य उत्तरकाल। ठीक है, सो आपके हिस्ट्री माइनर के जितने भी चैप्टर्स है सारे कवर कर चुकी हूँ। इस चैप्टर के बाद ओनली हम फोकस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सभी चैप्टर्स की वीडियो देख लेना ताकि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो आपको लगे कि हाँ ये तो पढ़ लिया, तो मतलब आपके मार्क्स पक्के हो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपने कितना पढ़ा है। सो वीडियोस को ज़रूर देखना, प्यार दिखाओ एंड मेरा पढ़ाया कैसा समझ आ रहा है ज़रूर बताओ। एंड अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं इसका लिंक जो है डाल दूंगी। सो यहाँ पे क्या है, मौर्य उत्तरकाल, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, सातवाहन और कुषाण के विशेष स्तंभ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य उत्तरकाल क्या होता है। तो मौर्य उत्तरकाल होता है कि भाई जब मौर्य उत्तरकाल खत्म हो गया था, यानी कि जब बेसिकली मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसके पतन के बाद जो वंश उभरे, ठीक है, जो उनकी शासन व्यवस्था रही, अर्थव्यवस्था रही, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ ध्यान देने वाले हैं। सो इसमें क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जो नए शासक उभरे थे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मौर्य उत्तरकाल के बाद बेसिकली मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पे शुंग वंश, सातवाहन वंश और यहाँ पे कुषाण राजा जो है देखने को मिले। तो इन्हीं चीज़ों का आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और जब मौर्य काल का अंत हो गया था तो उसके बाद जो बौद्ध धर्म था उसका भी बहुत ज़्यादा विकास जो है देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीपों में कई नए राजवंशों का उदय हुआ। इनमें प्रमुख रूप से सातवाहन और कुषाण वंश का नाम शामिल है। तो याद रखना, अभी हम इस चैप्टर में मेन फोकस करने वाले हैं सातवाहन और कुषाणों पर, कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मौर्य साम्राज्य था इसका जब पतन हुआ तो भारत के जो उपमहाद्वीप थे वहां पर नए वंशों का जो था उदय हो रहा था, और उनमें से प्रमुख थे सातवाहन वंश और कुषाण वंश। ठीक है, ये दोनों राजवंश भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि इनकी शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति ने उस समय के समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। इस लेख में हम मौर्य उत्तरकाल में सातवाहन और कुषाण वंश के विशेष स्तंभ में शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। सो गाइस, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो भी कुषाण राजा का शासन रहा, सातवाहन जो वंश था उसका शासनकाल रहा, उन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। वहाँ की संस्कृति कैसी थी, समाज कैसा था, शासनकाल कैसा रहा, उनका राजवंश कितना चला। तो यही चीज़ें जो मेन है हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे है सातवाहन वंश और कुषाण वंश का परिचय। तो इनके परिचय पे हम गौर करेंगे। यहाँ पे क्या है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन और कुषाण राजवंश अलग अलग क्षेत्रों में उभर कर सामने आए। सातवाहन वंश का शासन मुख्य रूप से दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में था, बल्कि जो कुषाण वंश था इसका उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया में अपनी पकड़ बनाई। तो याद रखना, जो सातवाहन वंश था इसका शासन दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्रों में था और कुषाण वंश का शासन उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया में था। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो यहाँ क्या है, सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 1 शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसका विस्तार आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य भारत तक था। इस वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी और विशिष्टि पुत्र पुली मावी प्रमुख शासक माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि जो आपके सातवाहन वंश था इसकी स्थापना 1 शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसका विस्तार आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जो भारत के मध्य में है इनमें हुआ था। इस वंश में जो राजा थे वो गौतमी पुत्र थे और इनका शासन काल बहुत अच्छा और प्रसिद्ध माना जाता है। तो सातवाहन के राजा कौन थे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद दोनों की शासन व्यवस्था पर बात करेंगे। अब कुषाण वंश का उदय भी सेम हुआ था, दोनों साथ ही उभरे थे। तो 1 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक
कनिष्क थे। याद रखना, कुषाण वंश के दो सबसे प्रसिद्ध शासक थे, वो कौन थे? कनिष्क थे, जिनके शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। कनिष्क का साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि सातवाहन और कुषाण, तो आपने देखा होगा कि कुषाण वंश जो है वो ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर फैला है और इसके जो कनिष्क शासक है वो बहुत प्रसिद्ध है। जो भारत का इतिहास है इसमें इसको स्वर्ण युग भी माना जाता है, तो इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। उसके बाद इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, दोनों की उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सातवाहन वंश की शासन व्यवस्था साम्राज्यवादी थी, लेकिन यह मौर्य साम्राज्य की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत था। यानी कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि मौर्य साम्राज्य जो है वो बड़े क्षेत्र पर फैला था, पर जो आपका सातवाहन वंश था ये भी बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। ये राजा का सर्वोच्च माना जाता है, यानी कि यहाँ पे भी जो है राजा का ही वर्चस्व था, लेकिन स्थानांतर पर प्रशासन के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो सेम जैसे मौर्य साम्राज्य में अलग अलग अधिकारी मंत्री परिषद बनाए गए थे, सेम यहाँ पर जो हमारा सातवाहन वंश है इसमें भी शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। राजा की क्या भूमिका रही, तो राजा को सभी शक्तियों का श्रोता माना जाता है, लेकिन उसे धर्म और कानून का पालन भी करना होता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि राजा ने जो बोला वही होगा, राजा के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशंस थी जिसमें उसे धर्म का भी पालन करना था और कानून का भी सही तरह से पालन करना था। राजा अपने साम्राज्य के विभाजन को स्थायित्व देने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति करता था। विभाजन मतलब यानी कि जो राजा है वो जो अपने प्रशासन पर कंट्रोल कर सके, इसीलिए वो इतने बड़े क्षेत्र पर अकेले शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी मंत्री परिषद बनाई। हर एक चीज़ के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया कि भाई आप जो है वो कर वसूलेंगे, आप जो है क्या करेंगे, सेना व्यवस्था जो होती है उसका ध्यान रखेंगे। तो ऐसे उन्होंने जो है अधिकारी नियुक्त किए हुए थे, कुछ उनके मंत्री परिषद भी थे। अब क्या है, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, ठीक है। तो सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन को कई भागों में बांटा गया था। हर क्षेत्र का प्रशासन स्थानीय अधिकारी के हाथ में होता था, जहां राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो याद रखना, जो एक अधिकारी जो नियुक्त किया जाता था किसको देखने के लिए, एक छोटे से क्षेत्र को देखने के लिए, वो राजा के नियंत्रण में रहता था और राजा उसे जो भी कार्य कहते थे वो उस क्षेत्र में करता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था कि जो सातवाहन साम्राज्य था उसको भी बहुत से भागों में विभाजित किया गया था और उनमें जो है एक जो भी उस गांव में रहता है, लाइक देखो ये इतना बड़ा आपका सातवाहन वंश है, यहाँ पे छोटे छोटे गांव बना दिए, ठीक है। तो इस गांव का जो एक व्यक्ति रहता होगा, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा ज्येष्ठ होगा, समझदार होगा, उसको जो है क्या बना देंगे, यहाँ का प्रधानमंत्री बना देंगे, मंत्री परिषद बना देंगे, जो कि अधिकारी मंत्री परिषद का हिस्सा है, इसको यहाँ का अधिकारी बना देंगे और वो क्या है यहाँ पर कंट्रोल करेगा, यहाँ की सभी चीज़ों की देखरेख करेगा। अब बात करते हैं कुषाण राजा के बारे में। तो कुषाण वंश की शासन प्रणाली सातवाहनों से अलग थी। कुषाण शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करते थे। वह एक मजबूत केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में विश्वास रखते थे। यानी कि याद रखना, जो कुषाण वंश था इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही डिफरेंट थी सातवाहन वंश से। ये क्या करते थे, ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करते थे। वह एक मजबूत विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था में विश्वास रखते थे। वह ये समझते थे कि जहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ पर जो है ज़्यादा क्षेत्र का और जो साम्राज्य है उसका विस्तार होगा। तो जो शासन है वो सही ढंग से होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मानना था कुषाण वंश के शासकों का। अब बात करते हैं केंद्रीय सरकार के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, कुषाण शासक में राजा के पास असीमित शक्तियाँ होती है, ठीक है। तो जो कुषाण शासन था उसमें राजा के पास जो है असीमित, मतलब उनकी जो शक्तियाँ थी वो सीमित नहीं थी और वह मुख्य रूप से सामरिक नीति और धर्म पर ध्यान केंद्रित करते थे। यानी कि जो कुषाण शासक थे उनका मेन जो ध्यान था वो किस पे रहता था, सामरिक नीतियों पर और धर्म पर।
उसके बाद कुषाणों ने बौद्ध धर्म को अपने शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और इसे संरक्षित किया। यानी कि कुषाण राजा जो थे यहाँ पर इन्होंने जो बौद्ध धर्म है इसका भी पालन किया और अपनी जो जनता थी उससे भी करवाया। जैसे कि आपको पता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो बौद्ध धर्म थे इसमें बहुत ही ऐसी आसान चीज़ें लिखी थी जो नॉर्मली अगर कोई भी व्यक्ति फॉलो करे तो उसे बहुत ही अच्छा ज्ञान होगा और दुखों से वो मुक्त हो सकता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर लोगों को एक अच्छा जीवन देने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है जरिया लिया और इसको जो है अपने पास संरक्षित किया। अब राज्य विस्तार और प्रशासन, यानी कि जो लोग अपने राज्य में विस्तार करते थे, जैसे कि सातवाहन वंश है, कुषाण वंश है, इन्होंने अपना क्षेत्र में विस्तार किया और अपने प्रशासन को कैसे चलाया वो यहाँ देखेंगे। तो कुषाण साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, इसलिए उसे स्थायी स्तर पर अधिकारियों की सहायता लेनी पड़ती थी। इसके साम्राज्य में कई क्षेत्र थे जिसका प्रशासन उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी संभालते थे। तो एज वेल एज सेम यहाँ पे है, जैसे कि सातवाहन वंश में हुआ कि यहाँ पे वो क्या करते थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था, अकेले तो वो कर नहीं सकते कंट्रोल, तो वो यहाँ पर क्या थे, अधिकारी नियुक्त करते थे और वो वहाँ पर उनका शासन करते थे और वो राजा के अधीन रहा करते थे। कौन? अधिकारी। और जिस भी क्षेत्र का उन्हें अधिकारी बनाया जाता था उस पर वो शासन करते थे, बेसिकली उसकी देखरेख किया करते थे। और एक और चीज़, कुषाण और जो सातवाहन वंश है वो किस चीज़ में अलग थे, तो वो इस चीज़ में अलग थे कि जो कुषाण वंश थे वो शासन व्यवस्था में विश्वास रखते थे कि जितनी अच्छी शासन व्यवस्था होगी उतना अच्छा हमारा साम्राज्य होगा। चलो बात करते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था की। तो मौर्य उत्तर काल में अर्थव्यवस्था में भी कई बदलाव आए। इस समय व्यापार, कृषि और शिल्प कला के क्षेत्र में तेजी से विकास हुए। तो याद रखना, जो अर्थव्यवस्था थी इसमें क्या हुआ था कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था तो यहाँ पर बहुत सारे अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिले, चाहे फिर वो व्यापार के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो या फिर शिल्प कला के क्षेत्र में हो। तो सबसे पहले हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, सातवाहनों के शासन काल में कृषि और व्यापार का खास विकास हुआ। समुद्री व्यापार इस समय का एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। याद रखना, अगर आपको सातवाहन वंश की मुख्य विशेषता भी पूछी जाए तो आप लिख सको कि भाई जो सातवाहन वंशों का शासन काल था वह बहुत ही ज़्यादा विकसित था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि और व्यापार पर खास ध्यान दिया जाता था, समुद्री रास्ते के द्वारा जो है व्यापार किया जाता था, ठीक है। और कृषि और सिंचाई की बात करें तो यहाँ पे सातवाहन शासक के तहत कृषि को प्रोत्साहित किया जाता था। सिंचाई के लिए साधन थे, जैसे कि जलाशय बनाए, नहर बनाई, ठीक है। विभिन्न फसलों की खेती की जाती थी, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती थी। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो सातवाहनों ने व्यापार को बढ़ावा दिया, ठीक है, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशियाई और रोमन के साथ समुद्री व्यापार किए। तो इन्होंने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किया, आप ये याद रखना, ठीक है। सातवाहन बंदरगाह से कई विदेशी वस्तुएं आयात और निर्यात करते थे। याद रखना, सातवाहन लोग थे जो बंदरगाह होते थे उनके थ्रू व्यापार करते थे, समुद्री रास्ते के थ्रू, एंड वो क्या करते थे, बहुत सारी बाहर से वस्तुएं मंगाते थे और अपने देश की वस्तुएं जो उनके पास बेसिकली होती थी वो उनका निर्यात करते थे और वस्तु में और बदले में जो बाहर की वस्तुएं उनका आयात करते थे। अब सिक्का प्रचलन देखें तो सातवाहनों ने अपने साम्राज्य में सिक्के का प्रचलन किया और यहाँ पे इनके द्वारा व्यापार में सुगमता बढ़ी और अर्थव्यवस्था भी स्थिर हो गई। तो देखना यहाँ पर ज़रूरी है ये चीज़ कि भाई सातवाहन जो वंश थे उनको भी अपने सिक्के थे और इनके सिक्के से इनके व्यापार में सुगमता हुई और अर्थव्यवस्था भी स्थिर हो गई। अब पढ़ते हैं कुषाण राजा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुषाण साम्राज्य में भी व्यापार और शिल्प कला का विकास हुआ। कुषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीपों का संपर्क मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचा। यानी कि जो कुषाण साम्राज्य था इसमें भी व्यापार और शिल्प कला पर बहुत ध्यान दिया जाता था और वहाँ पे व्यापार और कृषि पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है लोग करते हैं हाथ से, अपनी क्रिएटिविटी उन पर, और बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। कुषाण काल में क्या होता था, जो भारतीय उपमहाद्वीप थे यहाँ पर क्या था, लोगों के व्यापार की वजह से क्या हो रहे थे, लोगों से संबंध अच्छे हो रहे थे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। व्यापार का विस्तार कैसे हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, कुषाण काल में रेशम मार्ग का महत्वपूर्ण योगदान था। इस मार्ग के माध्यम से भारतीय
वस्त्र, मसाले और अन्य सामान मध्य एशिया और रोम तक पहुंचाए जाते थे। तो याद रखना व्यापार का विस्तार कैसे हुआ कि जो कुषाण काल था इसमें रेशम मार्ग जो था उसके थ्रू क्या होता था, ट्रेड करते थे लोग, याद रखना। और भारत की जो वस्त्र थे, मसाले थे, उनको भी निर्यात किया जाता था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सिक्कों का प्रचलन की अगर हम बात करें तो कुषाण शासकों ने सोने और चांदी के सिक्के बनवाए थे जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। कुषाण के सिक्के उनकी समृद्ध अर्थव्यवस्था का प्रतीक थे। समृद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि जो कुषाण राजा थे वो बहुत अमीर थे। किससे पता चलता है? उनके सोने चांदी के सिक्के से, भाई कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि इन्होंने गोल्ड के एंड सिल्वर के जो है कॉइन्स बनवाए हैं एंड उससे वो क्या करते थे, अपना ट्रेड करते थे और इससे उनके ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई। अब कला और शिल्प कला के बारे में हम देखें तो कुषाण काल में गांधार कला का विकास हुआ जो काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भारतीय और ग्रीक कला का अद्वितीय मिश्रण देखा जाता है। तो जो शिल्प कला थी इसमें गांधार कला का विकास हुआ था। ठीक है, तो आप पेपर में सिर्फ इतना ही लिखना कि गांधार कला का जो है विकास देखने को मिला और ये कला बहुत उत्कृष्ट थी और इसमें क्या हुआ, भारत और ग्रीक कला का अद्वितीय मिश्रण इसमें देखा गया। यानी कि जो ग्रीक कला थी और भारतीय कला थी इसका मिश्रण देखा गया किसमें, गांधार कला में, और उसका बहुत ही ज़्यादा विकास देखने को मिला। देखो समाज की बात करी जाए तो इसमें क्या है कि सातवाहन और कुषाण काल में समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस समय जाति व्यवस्था में सख्ती आई और समाज में विभिन्न वर्गों का उभार हुआ। तो इसमें क्या है कि सातवाहन और जो कुषाण काल थे इसमें समाज में क्या हुए थे, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले और जाति व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। यानी कि लोग अब जाति व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मान्यता देने लगे। ठीक है, और समाज में बहुत सारे वर्ग जो है बनने लग गए। अब यहाँ पे क्या है सातवाहन वंश में, कि सातवाहन वंश में समाज मुख्य रूप से जाति आधारित था। इसमें विभिन्न जातियाँ और वर्णों का विभाजन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पे अब ये जाति आधारित था, कौन, सातवाहन वंश। अब इसमें विभिन्न जाति और वर्णों का भी विभाजन होने लग गया देखते ही देखते। और यहाँ पे जाति व्यवस्था में क्या है, इस समय जाति व्यवस्था अधिक संगठित हो गई। समाज को मुख्य 4 वर्णों में बांटा गया लेकिन कई उपजातियां भी थी। तो याद रखना कि जो सातवाहन वंश था ये जाति व्यवस्था पर आधारित था और यहाँ पर देखते ही देखते क्या हुआ, जाति व्यवस्था और सख्त हो गई और यहाँ पे इसे 4 वर्णों में भी बांटा गया। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो सातवाहन काल में महिलाओं को समाज में आदर मिलता था, यानी कि महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाती थी सातवाहन वंश में। इस काल की रानी नागनिका ने कई धार्मिक और राजनीतिक कार्य किए थे जो समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। यानी कि यहाँ की एक रानी थी नागनिका जिस यहाँ पे राजनीतिक और धार्मिक उन्होंने बहुत से कार्य किए जिससे समाज में महिलाओं के बारे में पता चला कि भाई हाँ महिलाएं भी कार्य करती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आपने अगर पढ़ा हो 12th में आपको याद हो कि जो सातवाहन वंश के लोग थे वो महिलाओं को बहुत प्रायोरिटी देते थे और अपनी माता का नाम अपने नाम के पहले लगाते थे। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। तो महिलाओं की यहाँ पे बहुत उन्हें सम्मानता दी जाती थी। अब हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, कुषाण काल में समाज में विविधता थी क्योंकि उनके साम्राज्य में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृतियों का समावेश था। अब यहाँ पे भी जाति को 4 खंडों में बांटा गया था, किसमें, सातवाहन वंश में। पर कुषाण वंश में भी समाज में विविधता थी और जाति व्यवस्था भी थी। यहाँ पे विभिन्न जातियाँ थी, धर्म थे, संस्कृति अलग अलग थी। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात करें तो कुषाण वंश में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षित किया। ठीक है, इस काल में हिंदू, बौद्ध और ग्रीक प्रभावों का समावेश देखा गया। यानी कि याद रखना कि जो कुषाण राजा थे वो बौद्ध धर्म को संरक्षित करते थे, मान्यता देते थे, पर जो वहाँ की जनता थी वो हिंदू भी थी, ग्रीक भी थी, तो उन्होंने उसका भी समावेश किया। उन चीज़ों को, उन जातियों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और वो भी देखने को मिली। तो चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक मिश्रण की, कि जो सांस्कृतिक मिश्रण है वो क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुषाण साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय था। समन्वय मतलब बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, इसमें मिश्र होता है जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे संस्कृति की बात हो रही है, यानी कि विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ मिलकर जो उसका मिश्रण है, बेसिकली समानव्य है, वो यहाँ पे बताया गया है। ग्रीक, ईरानी और भारतीय संस्कृतियाँ आपस में मिलकर एक नई संस्कृति धारा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या है, नई सांस्कृतिक धारा का कौन निर्माण करती है? जब अलग अलग संस्कृतियाँ मिलती है, चाहे वो ग्रीक है, ईरानी है या भारतीय है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो कुषाण साम्राज्य था, इसमें ग्रीक, ईरानी और भारतीय संस्कृतियाँ आपस में मिली और नई सांस्कृतिक धारा का निर्माण हुआ। अब संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं हम अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है, मौर्य उत्तर काल में संस्कृति के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस समय कला, वास्तुकला और धार्मिक गतिविधियों में नई ऊंचाइयों को छुआ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद जो सांस्कृतिक क्षेत्र था वो उसका विकास हुआ। यहाँ पे कला, वास्तुकला, धार्मिक गतिविधियाँ, इन सब की ऊंचाइयाँ छूने लगा। इट मीन्स ये सब चीज़ें जो है वो उभर कर आने लगी और विकास होने लगा। ठीक है, अब हम सातवाहन जो वंश था, यहाँ पर क्या चीजें हुई वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, सातवाहन वंश में भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं को प्रोत्साहन मिला। इस काल में साहित्य, वास्तुकला और मूर्तिकला में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। साहित्य और भाषा, तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे सातवाहन वंश के बारे में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय संस्कृति जो थी इसमें कई पहलुओं को प्रोत्साहन मिला था और इस काल में जो साहित्य, वास्तुकला, मूर्तियाँ थे, इनका बहुत योगदान है। यानी कि जो ये मूर्तियाँ मिली, ये साहित्य मिले, इनसे हमें सातवाहन वंश के बारे में पता चला। ये सभी स्रोत है उस वंश के, उस राजवंश के। अब साहित्य और भाषा पे गौर करें तो सातवाहन काल में संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना कि जो सातवाहन काल था इसमें दो भाषाओं का मुख्य रूप से जो है बहुत उपयोग किया गया था, जो है संस्कृत और प्राकृत भाषा। ठीक है, गाथा, सप्तशती जैसे साहित्य ग्रंथ का इस समय लिखे गए। तो याद रखना इस ग्रंथ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सातवाहन राजवंश के बारे में जानकारी मिलेगी। यह एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, गाथा सप्तशती। यहाँ पे अगर हम इनकी वास्तुकला के बारे में बात करें, किसकी, सातवाहन शासनकाल की, तो यहाँ पर है सातवाहन शासकों ने कई स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। अजंता की गुफाएं और अमरावती स्तूप सातवाहन काल की वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं। तो याद रखना वास्तुकला में कि जो सातवाहन शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने स्तूप और विहार का निर्माण कराया था और इसमें जो अजंता की गुफाएं थे और अमरावती स्तूप थे, ये सातवाहन काल की वास्तुकला के उदाहरण हैं। इट मीन्स ये भी स्रोत है जिनसे हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ याद रखना, ये मत भूलना कि अजंता की गुफाएं और अमरावती स्तूप। चलिए यहाँ पे आपको कुषाण वंश के बारे में बताती हूँ। कुषाण वंश ने भी भारतीय संस्कृति में गहरा प्रभाव छोड़ा। इस काल में गांधार कला का विकास हुआ और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। गांधार कला कौन सी कला होती है पता है आपको? बेटा गांधार कला है, एक गांधार प्लेस था जहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, तो उन्हीं को ही कहते हैं गांधार कला। यानी कि जो गांधार में लोग रहते थे, उन्होंने जो मूर्तियाँ बनाई वो उनकी गांधार कला थी। तो उसका भी बहुत विकास हुआ और बौद्ध धर्म का भी इसी चीज़ से बहुत प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि लोगों ने जब ये गांधार की मूर्तियाँ प्रचलित हुई तो उनसे लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी मिली। अब यहाँ पे गांधार कला के बारे में हम और पढ़े तो कुषाण काल में गांधार कला का विकास हुआ था, जो भारतीय और ग्रीक कला का संगम है। इस कला में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई, जिसमें ग्रीक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे गांधार कला की बात करें तो आपको बताया मैंने, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बनाई गई थी गांधार में। उन्हीं मूर्तियों का जो प्रचलन हुआ था उसी को कहते हैं गांधार कला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, धार्मिक संरचनाओं की अगर हम बात करें तो कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। यानी कि जो कुषाण लोग थे वो बहुत बौद्ध धर्म को जो है मानते थे और उन्होंने कई स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जैसे तक्षशिला, मथुरा और सारनाथ का विकास इस समय हुआ था। तो याद रखना कि जो सारनाथ, मथुरा और तक्षशिला ये प्लेसेस है, इनका भी विकास जो है आपको कुषाण शासक के टाइम पर ही देखने को मिलेगा।
निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या है कि मौर्य साम्राज्य काल में सातवाहन और कुषाण वंशों ने भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। इन दोनों राजवंशों ने शासन व्यवस्था में विविधता लाई, व्यापार को बढ़ावा दिया, समाज में सुधार किए और भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। तो याद रखना कि जब मौर्य काल का पतन हो गया था या फिर वो खत्म हो गया था, उसके बाद आपको सातवाहन वंश और कुषाण वंश देखने को मिले, जिसने भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। इट मीन्स जब ये वंश आए थे, ये राजवंश आए थे, तो बहुत सारे जो है भारतीय संस्कृति में जो है बदलाव देखने को मिले, फिर चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, शासन व्यवस्था में जो है इन दोनों राजवंशों ने क्या की, विविधता लाई और व्यापार को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया, समाज में इन्होंने सुधार किए और भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। तो याद रखना कि ये दोनों ही राजवंश बहुत अच्छे थे, कुषाण राजवंश और सातवाहन। और कुषाण राजा ने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलवाए थे, याद रखना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार कला क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप इनको पेपर में लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर जो है मिलेंगे। सो होप आपको गाइस ये चैप्टर समझ आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको आपका चैप्टर समझाया, जिसमें मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने की कोशिश की है। एंड इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आप पेपर में इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और याद रखना ये दोनों वंश बहुत अच्छे थे, इन्होंने शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चलाई, समाज बहुत अच्छे से चलाया और इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी जो है बढ़ावा दिया था, मैंने अभी पढ़ाया आपको। और इन्होंने बौद्ध धर्म को भी जो है बढ़ावा दिया था, प्रोत्साहित किया था कुषाण वंश ने। तो ये चीज़ें भी आप याद रखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।